हेलो स्टूडेंट्स। तो ये आपका सेकेंड क्लास है इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री में सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में ये आपका सेकेंड क्लास है। मोल कंसेप्ट बताने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ ताकि आपको मोल कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम ना हो। लास्ट क्लास में मैंने आपको प्योर सब्सटेंस बताया था। मैंने आपको बताया था कि एलिमेंट और कंपाउंड में उसको क्लासिफाई किया जाता है। देखिए, ये मैंने आपको बताया लास्ट क्लास में कि प्योर सब्सटेंस जो कि ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल से बनता है, इसको दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं। एक होता है आपका एलिमेंट और एक होता है आपका कंपाउंड। एलिमेंट जो है वो एटम से बनता है और कंपाउंड जो है वो मॉलिक्यूल से बनता है। अभी हम पहचानेंगे कैसे कि कब कोई एटम है और यानी वो एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और कब कोई मॉलिक्यूल है जो कि कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए, इसके लिए कुछ छोटी सी बात है, आपको आप ध्यान देंगे तो आपको ध्यान ये मतलब हमेशा कभी दिक्कत होगी नहीं। तो करना बस इतना है कि आप सिंबल पे गौर करो। जैसे जितने भी एलिमेंट है उनका जो सिंबल होता है वो ओनली वन टाइप ऑफ सिंबल होता है, नो सबस्क्रिप्ट। कभी भी सबस्क्रिप्ट नहीं होता है, नो सबस्क्रिप्ट। इसमें आपका मोर देन वन सिंबल होता है, मोर देन वन symbol, sometimes with subscript। अब देखिए, मैं आपको एग्जांपल लिख रहा हूँ एलिमेंट्स का। फॉर एग्जांपल देखिए, एलिमेंट का एग्जांपल क्या हो सकता है? सोडियम हो सकता है, आयरन हो सकता है, हीलियम हो सकता है। इस सब में सोडियम में एक आपका एक ही सिंबल है, आयरन में भी एक ही सिंबल है, हीलियम में भी एक ही सिंबल है। अब देखिए कंपाउंड का आप कैसे ध्यान देंगे। जैसे HCl, अब यहाँ हाइड्रोजन भी है, क्लोरीन भी है। H2 हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है और साथ में ये जो दो है ये आपका सबस्क्रिप्ट है। उसी तरह MgO दो हैं, N2O नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, साथ में सबस्क्रिप्ट भी है। तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट है और कौन सा कंपाउंड है। अभी आगे चलने से पहले मोल कंसेप्ट में हमें कुछ एटम के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। अभी एटम कहने का मतलब एक्चुअली एटम से रिलेटेड एक आपका चैप्टर है, डेडिकेटेड चैप्टर है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। लेकिन मोल कंसेप्ट पढ़ने के लिए आपको एटम्स की भी कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए। अभी एटम को फर्दर क्लासिफाई किया जा सकता है, फर्दर उसको डिवाइड किया जा सकता है। एटम में एक न्यूक्लियस होता है और उसके चारों ओर आपके कुछ ऑर्बिट्स भी होते हैं। इस तरीके से ये ऑर्बिट्स हैं। अभी ये वाला जो है इसको बोलते हैं न्यूक्लियस और ये दोनों जो हैं इसको बोलते हैं ऑर्बिट्स। अब खास बात ऐसा है कि न्यूक्लियस में रिसाइड करता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन भी होते हैं और न्यूट्रॉन भी होता है और ऑर्बिट में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो न्यूक्लियस में जो रिसाइड करते हैं ये दोनों, इन दोनों को कलेक्टिवली हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स। तो
दो चीज़ें किसी भी एटम का कैरेक्टरिस्टिक होता है, एक होता है एटॉमिक नंबर जिसे हम डिनोट करते हैं Z से, कैपिटल Z। तो ये बताता है कि किसी भी एटम में कितने प्रोटॉन हैं। तो Z इज इक्वल्स टू प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट्स। लेकिन ये तभी होगा जब कोई एटम जो है वो क्या हो, न्यूट्रल हो, कि Z इज इक्वल्स टू प्रोटॉन इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये जो एटॉमिक नंबर है, ये एटॉमिक नंबर आपका बताता है कि कोई भी एलिमेंट का केमिकल प्रॉपर्टी कैसा है, इसी पे डिसाइड होता है। अब एक और कैरेक्टरिस्टिक इसको हम बोलते हैं मास नंबर। मास नंबर डिनोटेड एज A। तो ये जो मास नंबर होता है ये डिफाइंड होता है A इज इक्वल्स टू P प्लस N, दैट इज नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ये आपका मास नंबर होता है। तो अब कुछ फर्दर हम एलिमेंट्स देखते हैं, उस एलिमेंट्स के बारे में हम उनके मास नंबर और एटॉमिक नंबर का बात करेंगे हम। तो पहले एटॉमिक नंबर देखते हैं हम, जैसे 1 to 20 तक तो आपको याद ही रखना है अभी के लिए, फिलहाल प्राइमरी के लिए। तो देखिए, पहला हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। तो ये आपके मैंने कुछ लिखा यहाँ पर, कुछ आपके ये एलिमेंट्स हैं, इनका एटॉमिक नंबर भी लिख देता हूँ मैं साइड में। 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। अब खास बात क्या है कि इस एटॉमिक नंबर से हम क्या कर सकते हैं कि हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम निकाल सकते हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, पहले तो हमें जानना होगा कि ये जो आपका एटम का न्यूक्लियस है और इसके चारों ओर जो ये ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट में आपका ये जो ऑर्बिट्स हैं ये दोनों, इस ऑर्बिट्स में आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं और इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करने का कुछ रूल्स है। रूल ये है कि किसी भी ऑर्बिट में, जो कि ऑर्बिट n से डिनोट करेंगे हम, तो n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑर्बिट, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन इसमें रह सकते हैं, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ ऑर्बिट इज इक्वल्स टू 2n स्क्वायर। मतलब n इक्वल्स टू 1 होगा तो वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, n इक्वल्स टू 2 होगा तो वहाँ पर इज इक्वल्स टू 2, 2 इंटू 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8, और जब n इक्वल्स टू 3 हो जाए तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर दैट इज 18।
तो ये हमने देखा कि मैक्सिमम इस तरह से आगे भी हो सकता है। अब करना क्या है हमें कि इलेक्ट्रॉन को जब कभी भी हम रखेंगे ऑर्बिट में, तो ऑर्बिट में रखने के लिए हमें करना क्या होगा कि दो रूल्स हैं। रूल्स ये है कि ये आपका ऑर्बिट है, ये आपका न्यूक्लियस है, और इसमें ये इस तरह से ऑर्बिट्स हैं। तो ये n इक्वल्स टू 1 है, ये n इक्वल्स टू 2 है, और ये n इक्वल्स टू 3 है। अब फर्स्ट ऑर्बिट में हम 2 ही इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। 2 से कम भी रह सकता है, 1 भी रह सकता है, लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं रह सकते हैं। दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन तक जा सकता है, 8 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। और तीसरे ऑर्बिट में 18 रह सकता है, लेकिन 18 तभी रहेगा जब इसके बाद वाले में यानी n इक्वल्स टू 4 में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो। इसे हम बोलते हैं ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल ऑक्टेट रूल कहता है कि किसी भी एटम के लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए अब हमें अपने रूल को थोड़ा देखना होगा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फॉर मैं एग्जांपल अगर आपको, जैसे मैं यहाँ पीछे ले जाऊँ और पीछे ले आकर के मैं आपको दिखाऊं कि हम किस तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख सकते हैं, तो देखिए हाइड्रोजन, ये मैं पहला सेल लिखूंगा, पहले सेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ दूसरे सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यहाँ पे पहले सेल में। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर लिथियम में ये 2 होगा और फिर 1 हो जाएगा, क्योंकि 2 भर चुका है तो फिर 1 होगा। फिर यहाँ पर 2 और 2 हो जाएगा, यहाँ 2 और 3, 2 और 4, 2 और 5, 2 और 6, यहाँ 2 और 7, यहाँ 2 और 8। तो यहाँ आपको दिखा कि ये दूसरा सेल भर चुका है यहाँ पे। अब यहाँ सोडियम का मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ आपके लिए इस जगह पे। ये देखिए Na के लिए अब हमें करना क्या होगा कि Na के लिए अब दूसरा सेल भर चुका है, तो वो हो जाएगा 2 8 1। फिर Mg के लिए क्या हो जाएगा, ये मैं आगे लिखता हूँ इधर। Mg के लिए होगा आपका 2 8 2। Al के लिए होगा 2 8 3। Si के लिए होगा 2 8 4। उसके बाद फॉस्फोरस के लिए होगा 2 8 5। सल्फर के लिए हो जाएगा 2 8 6 एंड क्लोरीन के लिए होगा 2 8 7। आर्गन के लिए हो जाएगा 2 8 एंड 8। उसके बाद आता है पोटेशियम। अब देखिए 2 8, यहाँ 9 हम नहीं लिख सकते हैं, 9 लिखेंगे तो लास्ट सेल में कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो इसलिए यहाँ पे 8 ही रखना होगा हमें, एंड देन 1। और कैल्शियम के लिए भी 2 8 8 एंड 2 हो गई आपका। तो इस तरीके से हमें ये दिखा कि किस तरीके से हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा है। अभी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के लिए हमने ये रूल्स देखें। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। ये जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमने लिखा है, तो इसमें जो ये जो पार्ट है आपका, ये पार्ट आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। लास्ट सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उसको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ ये 5 है, ये 6 है, यहाँ पर ये 7 है इस जगह पे, यहाँ 8 है। तो इसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। लास्ट सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन हो तो उसे हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन का हम डेफिनेशन लिख लेंगे। देखिए क्या है डेफिनेशन, मैं स्क्रॉल कर लूँ फिर आपको बताऊँ क्या डेफिनेशन है। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन
वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब कि लास्ट सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन हो उसे हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन. सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द last shell is called valence electron. तो अब बात ऐसा है कि हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी देख लिया. अब हमें एक और चीज जाननी होगी जिसे हम बोलते हैं वैलेंसी. देखिए वैलेंसी, अभी वैलेंसी क्या होती है तो इसे भी हम देखते हैं. हमें करना क्या है कि हम बैक जाते हैं. बैक जाकर के हम देखते हैं अभी क्या है. जब कभी भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से कम है तो वही वैलेंसी भी बन जाती है. जैसे लिथियम के लिए 1 होगा, बेरिलियम के लिए 2 होगा, बोरॉन के लिए 3 होगा, कार्बन के लिए 4 होगा. लेकिन जैसे यहाँ पर ये 4 से ज़्यादा हुआ तो इसे हम क्या करेंगे 8 में से माइनस कर देंगे. सो इसके लिए मैं यहाँ कैलकुलेशन कर दे रहा हूँ आपका. सो 8 माइनस 5 दैट इज इक्वल्स टू 3. तो इसके लिए आपके यहाँ 3 होगा. इसको 8 में से माइनस करिए तो ये 2 हो जाएगा. यहाँ इसको माइनस करिए, ये कितना होगा 1 होगा, और यहाँ ये 0 हो जाएगा. तो इस तरीके से आप, मैंने जो आपको बताया आप आगे भी देख सकते हैं. यहाँ पर सल्फर के लिए क्या होगा, देखिए सल्फर के लिए होगा आपका 6 है तो 6, तो इसको 8 माइनस 6 करिए डेट इज 2 आएगा. यहाँ ये 1 आ जाएगा, ये 0 होगा. यहाँ फास्फोरस के लिए 3 आ जाएगा. तो इस तरीके से हमने वैलेंसी भी निकाल ली. तो मैं आपको एक बार फाइनल सबका वैलेंसी लिख देता हूँ. देखिए जितने भी आपके कंपाउंड, जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट्स का मैं वैलेंसी यहाँ पे लिख दे रहा हूँ. आप इन्हें याद ही कर जाइए, बार बार निकालने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी. तो मैं कलर चेंज कर लूँ. तो हाइड्रोजन के लिए आपका 1 होगा, हीलियम के लिए 0 होगा, लिथियम के लिए 1, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, मैं एक बार लिख लेता हूँ, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम एंड कैल्शियम. तो इसके लिए 2, ये 3, ये 4 और इसका 3, 2, 1, नियॉन का 0, ये 1, ये 2, 3, 4, 5 एंड 3 भी होता है. ये 5 मैं आपको बताऊंगा कैसे होता है, ये आगे आपको पता चलेगा कि क्यों यहाँ ये 5 हुआ. वेरिएबल वैलेंसी है, आप 3 ही याद रखें सिर्फ, इसका 2, इसका 1 एंड पोटेशियम के लिए 1 एंड 2. ये जो 3 है, ये 3 जब आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ये फास्फोरस के लिए ये 5 आया है कैसे. ये आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में बताऊंगा कि ये 5 कैसे आया. अभी आप सिर्फ 3 याद रखो, ये 3 होता है इसका वैलेंसी. अब आगे मैं आपको कुछ कंपाउंड बनाने के लिए आपको मैं बता देता हूँ कि कैसे आप कंपाउंड बनाएंगे. जैसे अगर आपको बोले कि आप सोडियम क्लोराइड बनाइए, तो सोडियम क्लोराइड में सोडियम है और क्लोरीन है,
तो आपको करना क्या है, Na लिखना है, आपको Cl लिखना है, दोनों की वैलेंसी लिखनी है, उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आपका आ जाएगा NaCl। अगर आपको कोई बोले कि मैग्नीशियम क्लोराइड बनाइए, सो मैग्नीशियम क्लोराइड बनाइए, मैग्नीशियम क्लोराइड में क्या होगा, Mg होगा एंड Cl होगा, इसकी वैलेंसी 2 होती है और इसकी वैलेंसी 1 होती है, दोनों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया क्या आएगा, MgCl2। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर देखें आप कि आपको बोले कि आप HCl बनाइए, हाइड्रोजन क्लोराइड बनाइए, हाइड्रोजन क्लोराइड बनाइए मतलब हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों की वैलेंसी एक एक, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया क्या हुआ, HCl आ गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी कंपाउंड को बना सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि रेडिकल क्या होते हैं, रेडिकल्स के यूज़ करके हम कैसे कंपाउंड बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, और ये सीरीज चल रहा है, इसी में मैं आगे आपको पूरा मोल कंसेप्ट बताने वाला हूँ। तो हैव अ नाइस डे, थैंक्स।